हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आलोक मोशन क्लासेस में। आज हम सीजी बोर्ड के माह दिसंबर के असाइनमेंट 4 कक्षा 12वीं विषय हिंदी के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो पर लाए हैं। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, प्रश्न 1। तो भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नरलीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर लिखिए। तो दोस्तों ये उत्तर रहा आपका, ठीक है। भ्रातृ शोक में प्रभु एक सामान्य व्यक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। वे सामान्य जन के समान भाई के लिए विलाप करते हैं। वे प्रभुता का पद त्याग कर सच्ची मानवीय अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो और महान ना हो, वह एक मानव भी होता है। मानव के हृदय की अपनी अनुभूतियां भी होती है। वह उनके वशीभूत में होकर सामान्य जन की भांति व्यवहार करता है। कवि ने इस प्रसंग में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर प्रभु की नरनीला की अपेक्षा राम की सच्ची मानवीय अनुभूति वाली दशा दर्शाई है। हाँ, हम इससे सहमत हैं। राम विलाप करते हैं, लक्ष्मण के पूर्व व्यवहार का स्मरण करते हैं। वे यहाँ तक कह जाते हैं, यदि उन्हें ऐसा पता होता तो वे पिता की आज्ञा मानने से इनकार कर देते। तो दोस्तों ये रहा पहले का आंसर। तो दोस्तों चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। तो दूसरा क्वेश्चन है अपना, तो दूसरा है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दोस्तों ये रहा पद्यांश और ये रहा प्रश्न, ठीक है। तो इनके उत्तर देखते हैं क्रम बाय क्रम। पहला क्वेश्चन है अपना, पाहुन किसे कहा गया है और क्यों, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों उत्तर है, मेघ को पाहुन कहा गया। किसको कहा गया? मेघ को पाहुन कहा गया है क्योंकि वे बहुत दिन बाद लौटे और ससुराल में पाहुन की भांति उनका स्वागत हो रहा था, ठीक है। जिस प्रकार शहर से कोई अतिथि सज धज कर बरसों बाद अपने ग्राम वापस आता है, उसी प्रकार मेघ भी वन सवर कर आते हैं। इसलिए क्या मेघ को पाहुन कहा गया है और वह क्यों कहा गया है आपने देख लिया। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। तो दूसरा क्वेश्चन है, मेघ किस रूप में और कहां आए, ठीक है। मेघ किस रूप में और कहां आए? तो यहां उत्तर है दोस्तों, मेघ मेहमान की तरह सज धज कर कहाँ आए? गांव में आए। मेघ मेहमान की तरह सज धज कर गांव में आए। मेघ आए कविता में बादलों को शहर से आने वाले दामाद के समान बताया गया है, क्योंकि बादल गांव में उसी तरह सज धज कर आ रहे हैं जैसे शहरी दामाद सज धज कर आता है। इन बादलों का इंतजार भी दामाद की तरह किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर गा पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर गा है, तो दोस्तों मेघों के आने पर गांव में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देने लगे? तो दोस्तों उत्तर है, मेघ के आने पर गांव के घरों के दरवाजे व खिड़कियां खुलने लगी, पेड़ झुकने लगे, आंधी और धूल ग्रामीण बाला की भांति भागने लगे, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लता कौन है उसने क्या शिकायत की, ठीक है। लता कौन है, उसने क्या शिकायत की? तो दोस्तों उत्तर है, लता नवविवाहिता है जो 1 वर्ष से पति की प्रतीक्षा कर रही है। उसे शिकायत है कि वह बादल पूरे 1 साल बाद लौटकर आया है। वह पूरे 1 साल बाद लौटकर आया है। लता ने उससे रोष प्रकट करते हुए कहा, तुमने तो पूरे साल भर बाद सुध लिया, अर्थात वह पहले क्यों नहीं आ गया। तो दोस्तों ये शिकायत थी। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसके 4 ही क्वेश्चन करने थे दूसरे के। तो दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर 3 है, जन्मजात धंधों में लगे श्रमिक कार्य कुशल क्यों नहीं बन पाते, कारण लिखिए, ठीक है। तो दोस्तों ये उत्तर रहा, उत्तर है, जिन लोगों को जाति प्रथा के कारण जन्मजात धंधों को अपनाना पड़ा, ठीक है, उनमें कभी भी कार्य कुशलता नहीं आ पाती। उस कार्य में उनकी
रुचि नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्हें मजबूर होकर वह काम करना पड़ता है। यदि यही नहीं, ऐसा व्यक्ति दुर्भावना से ग्रस्त हो जाता है, वह काम करने के बजाय टाल मटोल की नीति अपनाता है। ठीक है। जाति प्रथा द्वारा निर्धारित काम में उसका दिल और दिमाग नहीं लगता, जिससे के फलस्वरूप वह अपनी क्षमता की अपेक्षा बहुत कम काम करता है। तो दोस्तों ये रहा तीसरे का उत्तर लिख लीजिए वीडियो रोककर अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित अपठित गद्यांश। ठीक है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दोस्तों ये है गद्यांश। अब चलते हैं इसके उत्तर पर। तो ये है उसका प्रश्न और ये है पहले का उत्तर। ठीक है, समाज के भ्रष्ट होने पर शिक्षक ने क्या किया। तो दोस्तों उत्तर है समाज के भ्रष्ट होने पर शिक्षकों ने युग सर्जक की भूमिका निर्वाह किया। ठीक है। अब दोस्तों इसी का दूसरा क्वेश्चन है खा है। ठीक है, जीवन मूल्यों की रक्षा का भार किस पर आता है। ठीक है, तो जीवन मूल्यों का भार किस पर आता है, शिक्षक पर आता है। तो इसका उत्तर हो गया दोस्तों जीवन मूल्यों की रक्षा का भार शिक्षक पर आता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों छात्रों की दृष्टि किस प्रकार रहती है। तो छात्रों की दृष्टि किस प्रकार रहती है दोस्तों, इसका उत्तर है छात्रों की दृष्टि अपने शिक्षक के प्रत्येक क्रियाकलाप पर रहती है। ठीक है, तो आप भी करते होंगे। चलिए घ पर देखते हैं। तो दोस्तों घ है क्वेश्चन छात्र किसकी बातों को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है छात्र अपने शिक्षकों की बातों को महत्वपूर्ण मानते हैं। दोस्तों इसका अंगा क्वेश्चन है, अंगा 2 है। ठीक है, तो दोस्तों यहां देखते हैं शिक्षक अपने छात्रों में किस प्रकार जीवन मूल्यों का बीजारोपण करते हैं। ठीक है, तो यहां इसका उत्तर है दोस्तों शिक्षक अपने छात्रों को छोटी छोटी नीति परख कथाएं सुनाकर उनमें जीवन मूल्यों का बीजारोपण करना चाहिए करते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहां अंगा क्वेश्चन है। ठीक है, जीवन मूल्यों के इस संस्थापन का उत्तम काल कौन सा है। ठीक है, तो यहां उत्तर है दोस्तों प्राथमिक स्तर से छात्रों का चित्र निर्मल होता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर के छात्रों का चित्र निर्मल होता है। यही काल छात्रों में जीवन मूल्यों का संस्थापन का उत्तम काल है। ठीक है, संस्थापन का उत्तम काल है। तो दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क है, लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों ये है उत्तर इसका जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के निम्नलिखित तर्क हैं। ठीक है, पहला है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन भी करता है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन किसी अन्य देश में नहीं है। ठीक है, तीसरा है दोस्तों भारत की जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता, वह मनुष्य की क्षमता या प्रशिक्षण को दरकिनार करके जन्म पर आधारित पेशा निर्धारित करती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ चौथा है जू शुल्क। ठीक है, जू शुल्क विपत्ति स्थितियों में पेश बालक अनुपितनाह देता फल भूखे मरने की नौबत आ जाती। ठीक है दोस्तों, ये 4 तर्क उन्होंने दिए अंबेडकर जी ने। तो ये रहा उत्तर। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, तो ये रहा यही तक उत्तर। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले असाइनमेंट के क्वेश्चन में। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है।